नमस्कार साथियों, वेलकम टू अनन्या जीनस क्लासेस। साथियों, ये पॉलिटी का पहला चैप्टर भारत का संवैधानिक विकास है। इस चैप्टर से संबंधित आइए सभी प्रश्नों को देखते हैं। आप सभी का कितना स्कोर रहता है उस स्कोर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड किया जाए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। साथियों, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग एक्ट। तो साथियों, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा जो है कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। आइए इसके व्याख्या को देख लेते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई तथा सर एलिजा एम्पे को इसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किस अधिनियम के द्वारा किया गया? इसका क्या राइट आंसर होगा साथियों? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए। साथियों, भारतीय शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट यानी कि मिलाने का जो प्रथम प्रयास किया गया था वो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत किया गया था। आइए इस प्रश्न का व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा वायसराय की परिषद का विस्तार करते हुए पहले से निर्धारित 4 सदस्यों गृह, सैन्य, राजस्व तथा वित्त के अतिरिक्त विधि संबंधी विषयों हेतु एक 5वें सदस्य की नियुक्ति की गई। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग के द्वारा प्रत्येक सदस्य को एक विशिष्ट विभाग आवंटित करते हुए विभागीय प्रणाली प्रारंभ की गई। कैनिंग ने 3 भारतीय, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा तथा सर दिनकर राव को भी इस परिषद का सदस्य मनोनीत किया। इस परिषद को केवल सलाह देने का अधिकार था तथा यह वित्तीय विषयों पर चर्चा नहीं कर सकती थी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने का शक्ति प्राप्त हुई थी। आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा वायसराय की परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई और परिषद के कार्यों का विस्तार कर दिया गया। इसके अंतर्गत परिषद के सदस्यों को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्रदान की गई, परंतु उन्हें मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं था। अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता थी। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब आपको इसमें मिलान करना है कि इसमें सही क्या है। ऑप्शन आपको यहाँ नीचे दिया गया है तो आप मिलान कीजिए। साथियों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा साथियों, इसका राइट आंसर आप देखिए, मिलाइए, नियंत्रक मंडल की स्थापना। नियंत्रक मंडल की स्थापना जो है साथियों वो पीस इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा
उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो कि कलकत्ता में किया गया था, वो विनियमन अधिनियम 1773 के द्वारा। ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, ये जो दिया गया था साथियों, यह चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा दिया गया था। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, यह हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1833। इस प्रकार अगर देखा जाए तो साथियों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी। आइए इसके व्याख्या को देख लेते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा कंपनी के राजनीतिक एवं व्यापारिक क्रियाकलापों को अलग कर दिया गया तथा कंपनी के राजनीतिक क्रियाकलापों के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु इंग्लैंड में 6 सदस्य नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई। चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई। साथ ही भारत में शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये व्यय करने का प्रावधान भी किया गया। चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। साथ ही गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई? इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई। आइए इसके व्याख्या को देख लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में अनेक सुधार किए गए। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई एवं महिलाओं को भी मत देने का अधिकार दिया गया। इसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा भारत में लोक सेवा आयोग का गठन एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान भी किया गया। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से पृथक किया गया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा जो है बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था साथियों। आइए इस प्रश्न का व्याख्या को देख लेते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के द्वारा वर्ष 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और उड़ीसा एवं सिंध नाम के 2 नए प्रांत बनाए गए। इस अधिनियम के अंतर्गत 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ जो है वो गवर्नर जनरल को दिया गया था। आइए इसके व्याख्या को देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र तथा प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में संघ सूची, प्रांत सूची तथा समवर्ती सूची में किया गया था। अवशिष्ट शक्तियों सहित विदेशी प्रतिरक्षा तथा कुछ आपातकालीन अधिकार गवर्नर जनरल को प्रदान किए गए। नेक्स्ट प्रश्न है, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था।
ऑप्शन आप यहाँ देख सकते हैं। ऑप्शन है आपके भारत सरकार अधिनियम 1935 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। साथियों, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया। आइए इसके व्याख्या को देख लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 में एक अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा दिया गया। आइए इसके व्याख्या को देख लेते हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 से प्रेरित है। वर्तमान में यह शक्ति संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कनाडा से। भारत की संघात्मक व्यवस्था जो है कनाडा से लिया गया है। व्याख्या को देखते हैं। भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई है। कनाडा के संविधान में केंद्र राज्यों की तुलना में अधिक सशक्त है। भारत में अवशिष्ट शक्तियों अनुच्छेद 248 पर विधि बनाने का अधिकार सांसद को है। अनुच्छेद 201 के अनुसार राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित करना आदि उपबंध कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मिलाने वाला है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो साथियों यहाँ पे आपको बताना है कि संविधान का कौन सा तत्व कहाँ से लिया गया है। तो साथियों यहाँ पे अगर देखा जाए तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वह लिया गया कहाँ से? तो ये ऑप्शन ए का हो जाएगा 3, आयरलैंड से लिया गया। मूल अधिकार एक ऑप्शन डी नीचे दिया गया है, यहाँ देख लेते हैं। संवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। और उसके बाद मूल अधिकार को अगर देखें तो मूल अधिकार लिया गया कहाँ से? मूल अधिकार जो लिया गया है मूल अधिकार लिया गया अमेरिका से। तो फिर से देख लेते हैं साथियों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, मूल अधिकार लिया गया अमेरिका से। तो यहाँ पे नीचे दिया गया है, यहाँ पे देख लीजिए 2 ऑप्शन यहाँ पे है। तो मूल अधिकार कहाँ से लिया गया साथियों? संयुक्त राज्य अमेरिका से। और भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है। ये संघ वाला शब्द जो है वो कनाडा से लिया गया है, जो कि यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे है, तो कनाडा से लिया गया है। तो इस प्रकार आंसर इसका देखा जाए तो आपका ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा।
ऑप्शन डी। आइए देख लेते हैं इसके व्याख्या में, सारा क्लियर हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से। संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, यह कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस विषय में भिन्न है कि भारत में, इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है। तो साथियों भारतीय संसद प्रणाली जो है ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इसी विषय को लेकर के क्या हो जाता है, भिन्न हो जाता है कि हमारे देश में जो है न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था की गई है। आइए इसके व्याख्या को देखते हैं। ब्रिटिश संसद प्रणाली में संसद सर्वोच्च तथा प्रभुत्व संपन्न है। यहाँ पर कोई लिखित संविधान नहीं है और न्यायपालिका को विधायिका द्वारा निर्मित किसी कानून का न्यायिक पुनर्विलोकन का कोई अधिकार नहीं है। भारत के संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से अनुच्छेद 13 में निहित है। इसके अंतर्गत कार्यपालिका के किसी आदेश या विधायिका के किसी कानून पर न्यायालय द्वारा पुनर्विचार करना और असंवैधानिक पाए जाने पर उसे रद्द कर देने का अधिकार है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना अमेरिका के संविधान से लिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? पढ़िए। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। ये सत्य हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, बाकी सभी गलत है। आइए इस क्वेश्चन का व्याख्या देख लेते हैं। प्रारंभिक अमेरिकी संविधान परिसंघ की व्यवस्था करता था, परंतु अमेरिकी गृह युद्ध के पश्चात संघीय न्यायालय द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों ने उसे संघीय स्वरूप प्रदान किया। संघात्मक व्यवस्था के अनुरूप अधिकांश विशेषताएं अमेरिकी संविधान में शामिल है, जैसे लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, दोहरी नागरिकता, सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति, राज्यों के अपने पृथक संविधानों की उपस्थिति आदि। नेक्स्ट प्रश्न आइए देखते हैं। भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है साथियों? बहुत आसान प्रश्न है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका से। मौलिक अधिकार की अवधारणा जो है कहाँ से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से। व्याख्या देख लीजिए। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार अमेरिकी संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 में निहित मूल अधिकार अमेरिका के अधिकार पत्र के समान है। इन अधिकारों को प्राकृतिक और अपरिहार्य अधिकार भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, तो कहाँ से हुआ था साथियों? B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन जो हुआ साथियों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी, बम्बई प्रेसिडेंसी से। साथियों B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन जो हुआ वो कहाँ से हुआ? बम्बई प्रेसिडेंसी से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, इसका व्याख्या देख लीजिए। संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव 1946 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से हुआ था। देश के विभाजन के पश्चात यह क्षेत्र पूर्वी भाग से यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, बी आर अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई? बी आर अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। बी आर अम्बेडकर जी का जन्म जो हुआ है वो 1861 को हुआ और मृत्यु कब हो गई? 1956 को। व्याख्या को देख लीजिए। भारतीय संविधान के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश तथा मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? आपके सामने ऑप्शन है, सही जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर जो होगा साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी जो थे वह 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं थे। आइए इसके व्याख्या को देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत अंतरिम सरकार का गठन 24 अगस्त 1946 में किया गया। अंतरिम सरकार के सदस्यों में जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी तथा जगजीवन राम आदि सदस्य शामिल थे, लेकिन डॉक्टर एस राधाकृष्णन अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे, बल्कि वे स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? भारत के संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 9 दिसंबर 1946 को साथियों। भारत के संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो है 9 दिसंबर 1946 को हुआ। आइए इस प्रश्न के व्याख्या को देख लेते हैं। भारतीय संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसका अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई, अतः बैठक में 389 सदस्यों में से केवल 211 सदस्यों ने ही भाग लिया। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना को प्रस्तुत किए थे। आइए इसके व्याख्या को देख लेते हैं। संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई। इस दिन जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इस उद्देश्य प्रस्ताव के प्रारूप में भारत के भावी प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। इस प्रस्ताव में एक संघीय राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई थी, जिसमें अभी सभी लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय आदि सुनिश्चित हो सके। इस प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। सूची प्रथम को सूची द्वितीय से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। संविधान, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है और उस चारों में से कौन सही है उसका आंसर दीजिए।
तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा साथियों, यहाँ पे देख लीजिए, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष अगर देखा जाए तो साथियों क्या हो जाएगा, H.C. मुखर्जी, जो आपको इधर होगा ऑप्शन में, यहाँ पे देख लीजिए और यहाँ पे आइए। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी थे। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य K.M. मुंशी थे। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा का सदस्य V.T. रामाकृष्णाचारी थे। V.T. कृष्णामाचारी। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन आयोजित किए गए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारतीय संविधान सभा ने कुल 11 अधिवेशन आयोजित किए गए हैं। व्याख्या को देख लीजिए। भारतीय संविधान के निर्माण में विधानसभा को 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था और इस दौरान इसके कुल 11 अधिवेशन कुल अवधि 165 दिन आयोजित किए गए थे। संविधान निर्माण पर कुल 64 लाख रुपये खर्च हुए। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी, प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा। प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा। आइए इस प्रश्न का व्याख्या देखते हैं। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के आधार पर हुआ था। सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि संविधान सभा के लिए चुना गया तथा स्थानों का आवंटन प्रत्येक प्रांत में उनकी जनसंख्या के आधार पर किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर जो होगा साथियों ऑप्शन सी, कि संविधान सभा के कानूनी सलाहकार B.N. राव थे। संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में सर बेनेगल नरसिंह राव को नियुक्त किया गया। बाद में इन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वर्ष 1950 से वर्ष 1952 तक भारत का प्रतिनिधित्व भी किया। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा साथियों? यहाँ पे आपको ऑप्शन भी दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या आ जाएगा साथियों? ऑप्शन सी 1 और 2। तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष नहीं थे 1 और 2, तो गोपालास्वामी अयंगर और जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे तथा इनके अतिरिक्त समिति में 6 अन्य सदस्य भी शामिल थे, जो इस प्रकार है: N. गोपालास्वामी अयंगर, K.M. मुंशी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, B.L. मित्र। इन्होंने स्वस्थ कारणों से त्यागपत्र दिया था। तत्पश्चात N. माधवराव ने पद संभाला। D.P. खेतान, इनकी मृत्यु के पश्चात इनका पद T.T. कृष्णामाचारी ने संभाला। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा साथियों? ऑप्शन ए,
क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो संविधान सभा द्वारा। आइए इस प्रश्न का व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान का प्रारूप 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ, जिसे संविधान सभा के सदस्यों द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत अधिनियम और आत्मर्पित किया गया। संविधान के प्रारूप पर संविधान सभा के कुल 299 सदस्यों में से उपस्थित 284 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए तथा संविधान के कुछ प्रावधान इसी दिन लागू किए गए थे, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन, नागरिकता निर्वाचन संबंधी अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी 1950 में जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। आइए व्याख्या को देखते हैं। जनगण मन की रचना रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा वर्ष 1911 में की गई थी। इसे संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। राष्ट्रगान के गायन का समय 52 सेकेंड होता है। जनगण मन को पहली बार देखे ना, तो पहली बार वर्ष 1911 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता बीशन नारायण धर ने की थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। आइए इन प्रश्नों का व्याख्या देख लेते हैं। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू एवं मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे तथा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कांग्रेस ने इस तिथि को वर्ष 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया। यही लेकर के संविधान को 26 जनवरी के दिन ही लागू करने का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई तथा 26 जनवरी को प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने का संकल्प लिया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों,